हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जिसमें हम बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें इस मुद्दे को डिस्कस करने टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो आप फोटो देख रहे हैं इस तालाब का, ये तालाब मेरे गाँव अरावा दुदावता का है। और ये जो गाँव है ये जोधपुर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस तालाब के पास ही जो ये काला पानी आप देख रहे हैं, ये केमिकल वाटर है जो जोधपुर की फैक्ट्रियों से आता है। आप सोच कर हैरान होंगे कि इतना दूर पानी इतने खेतों में कैसे पहुंच सकता है। ये एक दिन में नहीं आया है, ये 2 दिन में नहीं आया, 1-2 साल में नहीं आया है। इसको पहुंचने में पिछले 15 से 20 साल लगे हैं। और यहाँ तक पहुंचने में सिर्फ सरकारों का ही फेलियर नहीं है, इसके पीछे फेलियर जो है, जो असफलता है, इन सारे गाँवों की भी हैं, जो एक के बाद एक इन सब की चपेट में आते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कंक्रीट या कुछ भी मजबूत कदम नहीं उठाया। इसलिए इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा हूँ और अभी रात के लगभग 2-3 बज रहे हैं जब मैं इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने इतना भयंकर शब्द क्यों यूज किया कि मौत बहुत नज़दीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। हाल ही में मैंने देखा कि हमारे जो जोधपुर से लेकर अराबा कल्याणपुर के जो गाँव हैं, उनके बीच के जो 25-30 गाँव हैं, अगर आप उस हर एक गाँव में जाके पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि कैंसर जैसी बीमारियों का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे अराबा गांव में भी आपको 2-4 केस कैंसर के मिल जाएंगे। मेरे पास डायरेक्ट कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये कहना कंप्लीटली एक दूसरे से दूर नहीं है कि ये केमिकल जो वाटर आ रहा है हमारे गांव में, उसकी वजह से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी इन गांवों में बढ़ रही हैं। इसलिए अगर आप इस गांव के निवासी हैं या इसके आसपास के लोगों से आपका कोई संबंध है, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मुद्दा क्या है, क्या समस्या है और किस तरीके से इसके समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव के जो तालाब है, जहाँ पे हमारे गांव की गाय, जो हमारे पशु सब धन जो रहता है, उसके आसपास का ये एरिया है जहाँ से हम खेतों के लिए हमारे रास्ते हैं। और ये जो पर्टिकुलर बाउंड्री, इसके अंदर बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, नीम के पेड़ लगे हुए थे। और यहाँ पे एक आरओ प्लांट लगाया गया था डॉक्टर कलाम द्वारा 98 में, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो जो बबूल के पेड़ है यहाँ पे बहुत सारे बढ़ रहे हैं। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ठीक है। वो पौधे जो यहाँ के लोकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में पनप रहे हैं। तो जो पहला बड़ा खतरा आप देखोगे आने वाले 5-10 सालों में, और अगर आप पूरे जो जोजरी नदी के केमिकल पानी का जो पूरा रूट है, अगर उसको आप डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे रूट में जो बबूल का पेड़ है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कोई और पेड़ दूर दूर तक नज़र भी नहीं आता। ये खतरा सिर्फ पेड़ों को नहीं, ये खतरा हमारे जीवन को है, क्योंकि इन पेड़ों से जो केमिकल्स निकलते हैं वो लॉन्ग टर्म में, बहुत ही लंबे समय में हमारे जीवन के स्वास्थ्य को, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को, उनके सोचने की कैपेसिटी को भी बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब देखिए, समस्या ये है कि हमारे राजस्थान में 2 तरह की पॉलिटिक्स चलती हैं। एक बार ये पार्टी होगी बीजेपी, एक बार कांग्रेस होगी, ठीक है। तो जो लोग हैं वो इस बात में नहीं उलझे हुए कि कौन सही करेगा या कौन सही कर रहा है, क्योंकि कोई सही कर ही नहीं रहा है। लोग आपस में इस बात को लेकर लड़ते रहते हैं कि मेरी पार्टी क्या कर रही है, मेरा नेता क्या कर रहा है। लोग एक दूसरे को इसी बात पे ब्लेम करते रहते हैं कि तुम्हारी पार्टी जब थी तो उसने कुछ नहीं किया, मेरी पार्टी है तो कुछ नहीं कर रही है। तो बात यह है कि जो असली मुद्दे हैं, जो वास्तव में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उसको लेकर लोग कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, ठीक है। आप देखिए, ऐसा जो स्थिति में जब आप देखते हो तो आपको दिखेगा कि ऐसे जो घर हैं किसी के, इसके चारों तरफ जो ये पूरा जहर का पानी भरा हुआ है, काला पानी की सजा की तरह मिल रहा है, और इसके पीछे के जो यहाँ के लोकल जो पेड़ पौधे पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो चुके हैं। ये इन पेड़ पौधों की बर्बादी नहीं है, ये बर्बादी हमारे भविष्य की है, हमारे उन लोगों के भविष्य की बर्बादी है जो बहुत गरीब हैं, बहुत ही मध्यम वर्ग से आते हैं। और आप ये सोचेंगे कि इस केस में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है वेदांता, अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसकी जो कैपेसिटी वो लगभग जोधपुर की जितनी फैक्ट्री है उनसे बहुत आगे की है। इसने एक प्रोजेक्ट लगाया था उड़ीसा में, माइनिंग प्रोजेक्ट, बॉक्साइट माइनिंग के लिए, ठीक है। उड़ीसा एक वहाँ पे एक जगह है नियामगिरी। तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी समुदाय के जो ग्राम पंचायत थी, उन्होंने वो प्रोजेक्ट लगाने से मना कर दिया कि आप यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लगाने से हमारे यहाँ का पर्यावरण, हमारे यहाँ के लोगों के अधिकार, हमारे यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान होगा। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि वो जो वेदांता है वहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, उन लोगों ने कई सालों तक उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ आंदोलन किया है, तब जाकर इतनी बड़ी जो कंपनी है उसके प्रोजेक्ट को रद्द किया गया। लेकिन ऐसा हमारे गाँव में नहीं होता है, ऐसा हमारे रीजन में नहीं होता है। हमारे लोगों में ना तो इतनी राजनीतिक समझ है, ना ही उतनी जागरूकता है
कि वो इस बारे में कुछ संगठित होकर कुछ कर सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर रहे हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि आपका जो इमीडिएट है वो आदमी क्या कर सकता है, आपका जो सरपंच है वो क्या कर सकता है, ग्राम पंचायत है वो क्या कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये कि आपके जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल मतलब ग्राम पंचायत के स्तर के जो लीडर हैं, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो यहाँ के जो केमिकल वाटर है उसको निकालने का पूरा रास्ता बना सकें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई वो सच में कुछ नहीं कर रहे, तो आपके पास बहुत ही बड़ा हथियार है। आज के टाइम में सभी के फ़ोन में एक ऐप आता है मेरी पंचायत करके, आप उसमें जाइए, अपनी पंचायत को सेलेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि पिछले 5 सालों में आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में और आपकी पंचायत में कितना बजट कौन सी गवर्नमेंट ने दिया है और उस बजट का प्रयोग कहाँ हुआ है। ठीक है, तो लार्जली आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके सरपंच और जो वीडियो है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो खुद से इस स्तर पे काम कर सकें। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में है कौन जो इस पे काम कर सकता है। तो हम उन सभी पदाधिकारियों, उन सभी जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके बारे में इसमें डिटेल में बात करते हैं, उनका काम क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है इसको डील करने की। और मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि जब आप वीडियो को देख रहे हो तो इसमें जो जो डिटेल्स आ रही, जिन जिन लोगों के नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उन सबको एक बार आप कॉल करके ज़रूर बोलिएगा कि हमारे गाँव में ये समस्या है और आपको इस पर काम करना है। ठीक है, उसके बाद में और क्या चीज़ होगी वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो गाँव है, ये गाँव की स्थिति है। अगर ये केमिकल वाटर परमानेंट यहाँ रहा तो ये धरती बंजर हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, घास भी नहीं हुई, इस स्तर का मामला यहाँ पे हो जाएगा। ये जो घर है इनका ये समझ लीजिए कि अगर ये मध्यम वर्ग हैं तो पिछले अगले 5-7 साल में ये गरीबी स्तर पे आ जाएंगे, क्योंकि लगातार इनको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, लगातार इनको कि किसी न किसी घर के सदस्य को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और जो ये ज़मीन है जो हाईवे पर है, नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर जो ज़मीन है इसकी कीमत है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ये देखिए, ये रास्ते डोली और धावा, मेलबा, इन गाँवों के आसपास के गाँव के अंदर के फ़ोटो हैं। देखिए, लोगों के आम जीवन का जो रास्ता है, जहाँ पे साधारण जो मार्ग चलने का जो रास्ता होता है, उसकी ये हालत हो रखी है। अब देखिए, जो सबसे पहला जो काम गांव के स्तर पर किया जा सकता है वो है लीगल। मुझे पता है कि इलाहाबाद से लेकर जोधपुर तक के जितने गांव हैं, उन सभी गांवों ने अपने अपने स्तर पर एनजीटी पे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे, उच्च न्यायालय पे, सर्वोच्च न्यायालय पे ये याचिका दायर की है और इस पर बहुत सारे केस भी चल रहे हैं। लेकिन इसको आपको और सशक्त होकर और मजबूती के साथ इसको रखना पड़ेगा। उसके बिना आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, आपको केस लड़ना पड़ेगा, केस के लिए पैसे लगेंगे और पैसों के लिए आप सबको साथ आना पड़ेगा। गांव के स्तर पे आ सकते हैं आप, समुदाय के स्तर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कानूनी रास्ते हमारे पास हैं, वो एनजीटी का एक है जिसमें अरबा का एक केस भी चला है, भी शायद सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत आप जाके याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारा जो मानव अधिकार, हमारा जीवन जीने का अधिकार है वो खतरे में आ रखा है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपका जो मौलिक अधिकार है जीवन जीने का, स्कूली बच्चों का जो जीने का अधिकार है वो खतरे में आ गया है। लेकिन लीगल जो हथियार है वो बहुत ही धीरे धीरे काम करने वाला है। उसके बाद जो इमीडिएट जिनसे आपको सवाल पूछना, जिनके नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो है कलेक्टर है जो आपके ज़िले के होते हैं। तो वर्तमान कलेक्टर जो है मिस्टर सुशील कुमार जी हैं और उनके नंबर यहाँ पे विजिबल हैं। दूसरे जो एक सीईओ जिला परिषद, उनके नंबर मुझे नहीं मिले इंटरनेट पे, वो आप एक दूसरे से ढूंढ के निकाल सकते हैं। इन लोगों को दिन में 2 बार कॉल कीजिए, सुबह शाम 2 बार कॉल कीजिए कि हमारे गाँव में ये दिक्कत है, आप कुछ कीजिए। उसके बाद जो जोधपुर जिला कलेक्टर है गौरव अग्रवाल है वर्तमान, ठीक है, तो उनके नंबर भी आपके सामने, उनको भी कॉल कीजिए। जोधपुर जो संभागीय आयुक्त है डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, उनके भी नंबर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप ये सोचोगे कि इनको कॉल करने से होगा क्या? इनको कॉल करने से बहुत कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात समझने की वो ये है कि जिम्मेदार पद पे जो आदमी बैठा उसको जवाब देना ही पड़ेगा। और जब आप बार बार 50 बार सवाल पूछोगे तो उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं करेगा तो एटलीस्ट उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, तो चुप रहकर निकल नहीं सकते। जब तक आपका अगर जीना हराम हो रखा है, तो जो ये लोग जो एसी में बैठ के आदेश देते हैं, एसी में बैठकर सारे जो कि ऑर्डर पारित कर देते हैं, उनके जीवन में भी जब तक इतनी ही परेशानी नहीं आएगी, वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। उसके बाद जो आरसीबी जो अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके जो समक्ष जो कि रेस्पॉन्सिबल जो अधिकारी है, उनके नाम और नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यह आदमी पूरे राज्य में जहाँ पर भी पॉल्यूशन के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए जिम्मेदार है। तो उसको भी आप कॉल कीजिए और उसको बताइए कि हमारे स्कूल में ये हाल हो रखा है। ये वो स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ा था और इसको इस हालत में देख के बहुत दुख होता है। ठीक है, और अगर आप इस गांव में रहते हो तो अपने उन बच्चों की जो शक्ल आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस स्तर की भयंकर स्थिति हमारा गाँव गुजर रहा है। उसके बाद जो आदमी आपकी स्थिति के लिए सबसे पहले जवाबदेह होता है, जिसको आपने वोट देके अपनी विधानसभा में भेजा, जिसको वोट किस कारण दिया वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये कि आपने उसको वोट दिया है, आपने उसको विधानसभा में भेजा, वो है डॉक्टर अरुण अमराराम चौधरी। अगर ये वास्तव में डॉक्टर है, मुझे नहीं पता इनके पास MBBS डिग्री है या PhD है, लेकिन अगर ये वास्तव में डॉक्टर हैं तो इनको लोगों के स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। इनके कॉल के नंबर ये हैं
आप कॉल करोगे, मोस्ट लाइकली है कि वो आपके कॉल का रिप्लाई नहीं करेंगे। ये भी होगा कि बहुत बार आपकी बात को टाल देंगे। लेकिन अगर आप इनके फेसबुक पे जाएंगे, अगर इनके आप पे ट्विटर पे जाएंगे, तो आप एक देखोगे कि सप्ताह में कम से कम 25-30 पोस्ट इस बात की होती है कि वो किसी को बर्थडे की विश कर रहे हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, किसी को की एनिवर्सरी की बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी की जाती है वो दिन रात इनके ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल से होती है। आप ये देखोगे कि वास्तव में जो साल भर ये मुद्दा अभी नहीं आया, पिछले साल भी ऐसे ही था, इससे खराब स्थिति थी और पूरे साल के बीच में इन्होंने बहुत कोई कंक्रीट कदम नहीं उठाया। जब ये वापस भयंकर बन गया तो वापस ये अराबा डोली और इन सब में आ रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वापस जा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि कार्रवाई के निर्देशन दिया, ये किया गया। उसके बाद जो आपकी आवाज़ को देश की संसद में उठाने के जिम्मेदार आदमी है वो है मिस्टर उम्मेद आराम बेनीवाल। पिछले वाले बीजेपी के थे, और अगर आप बीजेपी समर्थक है और उनको नहीं कहना चाहते तो कांग्रेस वाले उनको फ़ोन कर दें। जो बीजेपी वाले उनको मैं कहूँगा कि आप उम्मेद जी को फ़ोन कीजिए, उनके नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उनको भी बार बार बोलिए कि हमारी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो रही है और आप जिम्मेदार हैं कि उसकी आवाज़ को संसद तक ले जाएं, देश की मीडिया तक लाएं और सभी को पता चले कि किस इस तरह की भयावह स्थिति में हम जी रहे हैं। उसके बाद जो आपके जिम्मेदार आदमी हैं इस पूरे मामले में वो आपके हैं कैलाश चौधरी जी। उनका नाम और नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ये इसलिए जिम्मेदार क्योंकि इससे पहले सांसद रह चुके हैं, केंद्र के मंत्री रह चुके हैं कृषि मामलों के, ठीक है। इनकी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि अगली बार चुनाव भी लड़ने आएंगे, आपके गांव में आके वोट मांगेंगे, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपके गांव में आके बैठे, हाईवे पे धरना प्रदर्शन करें, आपके लोगों की आवाज़ उठाएं। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इनसे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी कोई नहीं हो सकता। और ये व्यक्तिगत कोई इन पर हमला नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे सांसद रहे हैं, हमने इनको वोट किया है। फिर जो एक उभरते हुए युवा नेता है हमारे क्षेत्र के रविंद्र सिंह भाटी जी, ये भी हमारे वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और 6 लाख से ज़्यादा वोट इनको मिले थे। हमारे क्षेत्र के हज़ारों लोगों ने इनको वोट किया, इनको सपोर्ट किया, इनको डोनेशन दिया है। तो इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने सोशल मीडिया के थ्रू, विधानसभा के थ्रू सब तरीके से आपके लोगों की आवाज़ उठाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग इनको फ़ोन करके बार बार ये याद दिलाएं कि साहब हमारी ये दिक्कत है, आप इसकी आवाज़ उठाइए। उसके बाद में पूर्व विधायक हैं आपके मदन प्रजापत जी, इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, इनके भी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनको एक बार याद दिलाए कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से नर्क हो चुकी है और आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो एक जिम्मेदार आदमी है जो वास्तव में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं आज हाल ही के दिनों में, वो है जोगाराम पटेल जी, लूणी के विधायक हैं, ठीक है। और इनकी जो विधानसभा है वहाँ से पानी आ रहा है हमारी विधानसभा में, ठीक है। और ये तो मंत्री भी हैं, कानून मंत्री हैं, तो इनके पास पूरा पावर है कि ये पानी को अगर कुछ दिनों में नहीं तो 1 महीने में रोक सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब ये पानी इस स्थिति में पहुँच गया है तो इन्होंने कितना काम किया ये भी वो उस पानी को देखकर आप जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हमारे प्रिय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इससे पहले जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं, भारत के कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में कल्चर के, ठीक है। इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए आपके हक की आवाज़ उठाए। और इनके नंबर ये हैं, आप कॉल कीजिए, सभी लोग कॉल कीजिए और इनको बताइए कि किस स्तर की स्थिति भयंकर हो रखी है। और अगर लोगों की मृत्यु आनी शुरू हो गई उसके बाद जब ये आके आपको संवेदना के ट्वीट करेंगे, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, इनकी ज़रूरत आपको आज है। उसके बाद में देश के जो मुखिया हैं, देश के जो प्रधान हैं हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, उनके व्यक्तिगत नंबर तो अवेलेबल नहीं मिले मुझे, अगर मिलते तो मैं वो भी डाल देता, लेकिन इनके ऑफिस के नंबर ये हैं और इनको भी लगातार कॉल कीजिए, लगातार बताइए कि किस स्तर की स्थिति भयंकर हो रखी है। उसके बाद राज्यपाल के ऑफिस के नंबर आपके सामने हैं, ठीक है, इन पे भी कॉल कीजिए, एटलीस्ट दिन में 2 बार कीजिए। और अभी तो हाल ही में राज्यपाल साहब बालोतरा के दौरे पर भी हैं, तो वहाँ पर जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वहाँ पर जाके आवाज़ उठाइए। उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भी बनती है, ठीक है। उनके भी नाम, नंबर, आपके एड्रेस वगैरह आपके सामने हैं। इनका भी कर्तव्य है, इनका फ़र्ज़ है कि आपकी आवाज़ को रखें, आपके इस घोर जो पीड़ा लोगों के जीवन में आ गई है उसके समय आपके साथ खड़े रहें। उसी तरीके से जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है हमारी वसुंधरा राजे जी की, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इनके शासन में ये सारा मामला है जो ख़राब से ख़राब होता गया, तो इनको भी आपको याद दिलाना पड़ेगा। उसके बाद केंद्र के हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा साहब, उनके भी सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपको इनको भी संपर्क करना पड़ेगा, इनको भी बोलना पड़ेगा कि हमारा स्वास्थ्य की क्या हालत हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी जिम्मेदारी की पूरा जो देश है उन सभी में जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री पे होती है, तो इनको भी आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। और जिस स्तर का इनका कंट्रोल है राजस्थान गवर्नमेंट पे, ये आदमी चाहे तो कल का कल पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन बिछा कर पूरे मामले को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सभी लोगों को आप बार बार याद दिलाएं। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री, उनके ऑफिस में आप बार बार मेल कीजिए, फैक्स कीजिए, ट्वीट कीजिए, जो कुछ आप कर सकते हो बार बार कीजिए, ठीक है, तभी जाकर आपकी आवाज़ शायद कभी कोई सुनेगा। उसके बाद महामहिम जो राष्ट्रपति का ऑफिस है उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अब देखिए, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि आप सभी लोग इसको लेकर जागरूक हैं, मुझे ये भी पता है कि आपने अपने स्तर पर इन सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन बात यह है कि ये बहुत बड़े स्तर पे अभी तक आप हमारी आवाज़ कहीं पहुंची नहीं है, मीडिया में कोई बहुत बड़े स्तर पे हमारा कवरेज हो नहीं रहा है।
जो लोकल लोग हैं, जो लोकल मीडिया है, वो कोई बहुत बड़े स्तर पे, बहुत ही सीरियस लेवल पे इस पे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको सभी लोगों को, जिन जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो एक बार इन सभी नंबर पे कॉल जरूर कीजिए। सोचिए अगर 50 गाँवों के, हर गांव से 50 लोग दिन में 2 बार इन सभी को कॉल करते हैं, और दिन में अगर 5-7 हज़ार कॉल अगर उनके पास पहुंचती है सभी ऑफिस में, तो सोचिए कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। उनको बार बार इतने कॉल कर दीजिए कि वो आपको जवाब देते देते थक जाए। उनका नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपको जवाब दे, हर बार जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो वो बहुत ही घटिया इंसान है, ठीक है। और एक जो बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी है, हमारे एरिया में कैंसर जैसी बीमारियाँ बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ रही हैं। तो जहाँ पर भी अगर आप इस एरिया में रह रहे हो, तो अपना एक बीमा ज़रूर करवाइएगा, अपना स्वास्थ्य बीमा करवाइएगा, अपना जीवन बीमा करवाइएगा, अपने परिवार का बीमा ज़रूर करवाइएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आपके किसी के भी जीवन में कोई ऐसा खतरा ना आए, लेकिन शरीर के नियम अपने हिसाब से चलते हैं। अगर इस पानी की वजह से किसी को भी किसी भी तरीके का कोई शारीरिक परेशानी हो गई, तो ज़्यादातर जो लोग जो मध्यम वर्ग में आते हैं, उनको गरीबी रेखा से नीचे जाते में समय नहीं लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बीमा करवाइए। अपने इस बुरे हालात से लड़ने के लिए आपके जीवन और आजीविका पर बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो चुका है इस पानी की वजह से, ठीक है। तो आपके जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करते हुए अपना बीमा करवाइए, अपनी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। याद रखिए जो पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत अच्छा धन